हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं स्मिता, शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी के 30 प्रश्न। 20 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में जो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का लैंग्वेज 1 में, उसके 30 प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप सब CTET 2022 की तैयारी में लगे हैं और शिक्षा सिंधु के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों शिक्षा सिंधु को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्मिता आप सब के लिए CTET 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी CBT मोड में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके सभी दिनों के पेपर, यानी ये एग्ज़ाम 23 दिन तक चला था। तो 23 दिन के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के सारे क्वेश्चन सही आंसर, मैं बार बार सही आंसर इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं जो आंसर बता रही हूँ वो अपने मन से नहीं बताऊँगी, बल्कि सीटेट ने जो आंसर की दिया है उस आंसर की के अनुसार सही आंसर आप सबके सामने लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक साथ सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा सिंधु में ही देखने को मिलेंगे। तो आप अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं CTET 2022 की तैयारी के लिए, तो शिक्षा सिंधु के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी आपके साथ बेहतरीन तैयारी कर सके शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ के। तो दोस्तों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सॉल्व करना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, यानी एक गद्यांश मिलेगा जिसे पढ़ के आपको सही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 to 99 आपको इस गद्यांश से पूछा जाएगा। तो चलिए हम पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं कि क्या है इस गद्यांश में, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों गद्यांश शुरू होता है कि दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है, यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। ध्यान से गद्यांश से पढ़िएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे 99 नंबर क्वेश्चन तक। आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, यह कैसे और किसे होता है, यह सब विवाद का विषय है। परंतु आत्मज्ञान को दर्शन मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने वाले व्यक्ति से मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते हैं कुछ और हैं, दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उसमें औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करता है जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। ध्यान दें, आत्मदर्शन क्या है, दोष को दोष के रूप में और गुण को गुण के रूप में स्वीकार करना आत्मदर्शन है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने की साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्ति की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है, यानी जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है, हमारा परिवेश जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न जो कि इस गद्यांश से पूछा गया है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है। तो यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो आप सबसे पहला लाइन ही पढ़ेंगे कि देखना किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ना ही देखना, ना ही दिखाई देना। देखने का अर्थ क्या है, जानना, यानी इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं इस गद्यांश में कि देखने का अर्थ क्या था, जानना ही है। यहाँ देखने का अर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि आत्मदर्शन क्या है, अपने गुण और दोष को स्वीकार करना या फिर दूसरों के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना या फिर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो दोस्तों आत्मदर्शन कहलाता है अपने गुण और दोष को स्वीकार करना, यानी सबसे पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93
कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। कैसे? उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से या फिर दूसरों को बताने से। तो दुर्गुण को दूर करने का उपाय क्या था? उसे स्वीकार करने से, यानी ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो उसे अपने मन से सोच के आंसर नहीं देना है, आपको अकॉर्डिंग टू गद्यांश ही सबका आंसर करना है। जो गद्यांश में लिखा हो आपको एकदम वही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है? समय, दार्शनिक, परिवेश या फिर विद्यालय। तो सबसे लास्ट लाइन था कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है? परिवेश है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोष को स्वीकार करने वाला साहसी है या फिर अपने दोष को छिपाने वाला, अपने दोष गुणों का वर्णन करने वाला या फिर अपने गुणों को छिपाने वाला? तो दोस्तों जो अपने दोषों को स्वीकार कर ले उसे साहसी कहा जाता है, यानी सबसे पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है कि आत्मदर्शन से विकास होता है। किस चीज़ का कैसा विकास होता है? आध्यात्मिक विकास होता है, आंतरिक विकास होता है, शारीरिक या फिर भावात्मक। तो दोस्तों आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग और कौन सा मूल शब्द है? तो दोस्तों दुर्गुण में मूल शब्द तो है गुण, आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में गुण है, यानी दुर्गुण का मूल शब्द गुण है, लेकिन इसके साथ कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग जो पहले लगे उसे कहते हैं। तो दुर्गुण के साथ कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? दुर उपसर्ग लगा है, यानी ये सही उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? आत्मदर्शन का उचित विग्रह आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन या फिर आत्मा या दर्शन। तो दोस्तों आत्मदर्शन का उचित विग्रह है आत्मा का दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समूह से भिन्न शब्द आपको छांटना है। तो समूह में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अलग शब्द कौन सा है? सबसे अलग शब्द है वाणी, क्योंकि यहाँ पे साहसी, ज्ञानी, तीखी ये सब क्या है? ये सब गुण बताया जा रहा है, लेकिन वाणी कोई गुण नहीं है, यानी वाणी सबसे अलग शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे अब यहाँ पे वही गद्यांश फिर से रिपीट हो रहा है। 99 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। 99 क्वेश्चन के बाद अब आएगा आपके सामने एक, पहले हम गद्यांश पढ़ें, अब काव्यांश आएगा, यानी एक कविता का अंश आएगा, जिसे पढ़कर जैसे हम लोग गद्यांश का आंसर किए हैं वैसे 100 to 105 यानी 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है इस काव्यांश से। तो चलिए पढ़ते हैं काव्यांश को। काव्यांश है कि कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटते गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पवन माँ सरीखी। अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी, और सोते देख मुझको जगाती हो, सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर श्रृंगार के। नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक सवार के। तो दोस्तों ये थे काव्यांश। अब पढ़ते हैं, इससे जो प्रश्न आए हुए हैं वो पढ़ के आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है? क्वार का, अगहन का, पौष का या फिर कार्तिक का? तो दोस्तों कैसी कब की सुबह थी? कार्तिक की सुबह थी। सबसे पहला लाइन ही था आपके सामने, क्या? कार्तिक की हंसमुख सुबह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हवाओं को किसके समान माना गया है? तो आपको याद होगा हम पढ़े थे माँ सरीखी हवा, यानी हवा को किसके समान माना गया है? माता के समान। अगला प्रश्न, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई थी? तो हवाएं सिरहाने में हर श्रृंगार के फूल रख के गई थी, ना ही रात रानी, गुलाब और ना ही चमेली। अगला प्रश्न है, नदी की ओर से आने वाली हवाएं कैसी थी? सूखी थी, शुष्क थी, गर्म थी या भींगी थी? तो दोस्तों नदी के तट से आने वाली हवाएं भीगी हवाएं थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है, ये आपको पहचानना है। तो क्या इसमें रूपक अलंकार है, या फिर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। तो दोस्तों माँ सरीखी यानी माँ के समान बताया गया है हवा को, लेकिन क्या आपको लगता है कि हवा और माँ यानी माँ एक व्यक्ति है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हवा को उपमा दी जा रही है। किसके समान उपमा दी जा रही है? माता के समान उपमा दी जा रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 104 में इसमें सही आंसर होगा उपमा अलंकार, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हंसमुख सुबह से कि कैसा भाव होता है? प्रसन्नता का भाव, सुख का भाव, आलस्य का भाव, या फिर शोक का भाव? तो दोस्तों हंसमुख सुबह है यानी कैसा सुबह है? प्रसन्न है, खुश सुबह है, यानी प्रसन्नता का भाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 105 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। तो दोस्तों आप यहाँ से आएगा हिंदी के शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो पढ़ के आप आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा आंसर सही है। सबसे पहला है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर क्या कहलाता है? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाता है, या फिर भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, कंठस्थ नहीं करना, कंठस्थ कहते हैं रोट लर्निंग को। तो दोस्तों चाहे किसी भी पेडागोजी की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, हमें कभी भी कंठस्थ नहीं करना कुछ भी। तो यहाँ भी भाषा के नियमों को कंठस्थ नहीं करना है, और ना ही करना है क्या? विषय वस्तु का अनुवाद, ना ही नियमों का अति सामान्यीकरण करना है। तो हमें करना क्या है? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनानी है। संदर्भ में व्याकरण पर जोर देके, यानी आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी ही, उसमें जो जुड़े हुए व्याकरण की बात होती है, तो उस पर जोर देकर क्या कहते हैं? भाषा के नियमों के प्रति बच्चों की समझ बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107वां क्वेश्चन है कि उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा, यानी पहले उदाहरण देना फिर उसका सामान्यीकरण करना, क्या होता है? आगमन कौन सी विधि होती है दोस्तों? आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, उपदेशात्मक या फिर प्रत्यक्ष? तो दोस्तों पहले उदाहरण देना फिर समझाना कहलाता है आगमन विधि। अगर आपको बच्चों को कुछ पढ़ाना है, मान लीजिए आपको संज्ञा पढ़ानी है, पढ़ा रहे हैं आप क्लास में, और आप पहले बच्चों को स्थान के नाम बताएं कि कुछ स्थान के नाम बता दिए, या फिर कुछ फल के नाम बता दिए, फिर आप पढ़ाना शुरू किए क्या बच्चों को? संज्ञा। तो यानी आप पहले उदाहरण दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं, तो इस विधि को कहेंगे आगमन विधि। लेकिन अगर आप पहले बताते कि संज्ञा क्या है और फिर उदाहरण देते संज्ञा का, तो वो कहलाता निगमन विधि। तो इसमें कहा जा रहा है उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा, तो वो होगा आगमन। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने में सिद्धांतों में एक है, कौन सा? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, या फिर सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, या फिर सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर होगा? भाषा के अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका होगा सामग्री हमेशा औचित्यपूर्ण तरीके से तथा स्तरानुसार होनी चाहिए, यानी जिस स्तर के अधिगम करता है, जिस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर के अनुसार सामग्री होनी चाहिए, ना ही जटिल, ना ही किसी भी प्रकार की सामग्री को चुन लेना चाहिए, और ना ही सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है भाषा अर्जन? क्या जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं तब भाषा अर्जन होता है? बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है? बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, या फिर बच्चे बिना सचेतन ध्यान से भाषा ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों भाषा का अर्जन कब कहलाता है? जब बच्चे को भाषा के अवसर, भाषा सीखने के अवसर मिलते हैं, जब बच्चे खुद
से भाषा सीखते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, भाषा अर्जन करना। लेकिन जब बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है क्या, भाषा अधिगम। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहाँ मैं आपको जो भी आंसर बता रही हूँ वो आपके आंसर की में दिया हुआ आंसर है, यानी सीटेट ने यही आंसर दिया था, इसलिए इसी आंसर को सही मान के आपको आगे की तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके किस चीज़ के आकलन में सहायता कर सकता है। बच्चे को कविता सुनाना कहा जाना किस चीज़ के आकलन में सहायता करता है, साहित्य के ज्ञान में, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण या फिर अवबोधन। तो दोस्तों अगर बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी क्या कहा जा रहा है, बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो इससे ना ही अवबोधन होगा, ना ही अभिनय का गुण आएगा, ना ही साहित्य का ज्ञान आएगा। इससे क्या होगा, बच्चे की बोलने में निपुणता होगी। अगला प्रश्न है 111वां कि मानस मंथन, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है। विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं कराना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, या फिर मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो इसका सही आंसर होगा विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, जिसका को कहा जाता है क्या, मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। यहाँ पे कुछ अवधारणा दी हुई है, उसमें आपको कौन सी अवधारणा चुननी है, गलत अवधारणा चुननी है। तो सबसे पहली अवधारणा है शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास के द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही अवधारणा है। शिक्षक की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही अवधारणा है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषित गतिविधियों पर होना चाहिए, ये भी सही है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लिखने को महत्व देना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। कि अगर हम भाषा शिक्षण की अवधारणा की बात कर रहे हैं और सिर्फ लिखने को महत्व दे रहे हैं, बोलने को नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। हमें दोनों को महत्व देना है, बोलने को भी और लिखने को भी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 112 का चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट क्या कहलाती है। किस समय टेस्ट लिया जा रहा है, ध्यान से देखें। पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित होने वाली, तो इसे क्या कहेंगे, निदानात्मक, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा या फिर स्मृति परीक्षा। तो दोस्तों किसी भी पाठ या अवधारणा के अंत में अगर कोई परीक्षा ली जा रही है तो उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षा, क्योंकि इस परीक्षा के बाद क्या होता है, पता लगाया जाता है कि बच्चे कितने सीखे हैं और उस अनुसार बच्चे को फिर से उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर बच्चे कुछ नहीं सीख पाए हो तो इससे क्या होता है, बच्चे को फिर से सिखाया जाता है। ना ही इसे श्रेणी परीक्षा के लिए ये परीक्षा ली जाती है, ना ही बच्चे को उपलब्धि देने के लिए, और ना ही बच्चे की स्मृति की परीक्षा लेने के लिए आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं। पठन और लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन और लेखन, और वाचन तथा श्रवण। तो दोस्तों उत्पादक कौशल यानी वो कौशल जिसमें कुछ उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों जब कभी भी पढ़ा जाता है तो किसकी क्या पढ़ाया जाता है, अगर कभी कुछ पठन करते हैं तो किसी का लिखा हुआ पठन किया जाता है। तो पठन एक उत्पादक कौशल नहीं है, लेकिन लेखन उत्पादक कौशल है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। यहाँ भी पठन है और श्रवण यानी पढ़ना और सुनना, ये दोनों उत्पादन कौशल नहीं है, लेकिन वाचन और लेखन ये दोनों उत्पादन कौशल है। वाचन के थ्रू और लेखन के द्वारा लोग अपनी बातों को कहते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। और ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। उत्पादन कौशल कौन कौन से हैं, वाचन और लेखन। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। अब प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तक देखे होंगे, उसमें बहुत सारे चित्र बने रहते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है,
या रंगीन बनाना इसका एक उद्देश्य होता है, या फिर विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है, या फिर कहानी को समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है कहानी को समझने के लिए, ये तो सही है, लेकिन ज़रूरी है कि सिर्फ कहानी की बात कही गई हो। यहाँ पर पुस्तक में जो भी विचार या फिर जो भी संकल्पना दी गई रहती है उसे समझने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। पहला कथन है, आपको यहाँ पे सही कथन चुनना है, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमेशा पठन और लेखन पे ही विद्यालय ध्यान दें, क्योंकि ऐसा सोचना कि बच्चे को सुनना और बोलना खुद ब खुद आ जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला ऑप्शन है, भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सही है कि पहले बच्चे को कुछ सुनाया जाए, फिर बोलना सिखाया जाए, फिर पढ़ना, फिर लिखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही क्रम में पढ़ाना चाहिए। वैसे अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है कि सभी कौशल अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे उचित क्रम में ना पढ़ा के क्या करना चाहिए, ये सारे कौशल क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी बच्चे सुनकर बोलना सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिर देख के लिखना सीखते हैं, ये तो सब क्या है, अंतर संबंधित है। तो इसे क्या करना चाहिए, एकीकृत तरीका से सिखाना चाहिए। वैसे ऑप्शन 4 देख लेते हैं, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी सही नहीं है कि लक्ष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य से के संबंध में सही है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, या फिर गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए, या फिर प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, या फिर गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों आपको सही कथन चुनना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो इसमें सबसे सही कथन है कि गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पना, जो संकल्पना बच्चों को कक्ष में पढ़ाई जाती है, उसका विस्तार और अभ्यास होना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। क्या पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, या फिर एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर आखिरी संसाधन है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठी तथा सुरीली बनाना, या फिर संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। ये सबसे सही है, हमेशा कैसे बोलना चाहिए, संदर्भ के अनुसार और जैसे स्थिति हो उस अनुसार उसको ध्यान में रख के, या फिर उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। ऑप्शन 3 इसका बेस्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि डायरी लेखन शिक्षार्थियों को की सहायता कैसे करता है, अपने अधिगम का चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम का चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, या फिर अपने श्रवण वाचन कौशल का आकलन करने में। तो दोस्तों डायरी लेखन ना ही श्रवण कौशल का आकलन कर सकता है, ना ही उच्चारण का, ना ही साथियों के अधिगम का। डायरी लेखन से क्या होता है, बच्चे अपने अधिगम पर चिंतन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 1 सही आंसर है। और बच्चों को हमेशा डायरी लेखन भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के 30 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके ये भी बताइएगा, और ऐसे ही शिक्षा के सिंधु के साथ जुड़े रहिए। हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली 2021 के एग्ज़ाम के ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर पसंद आया हो तो। शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।